हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप अपने YouTube चैनल एबी क्लासेज में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इस संकट के समय में, महामारी के समय में आप लोग जागरूक होइए और लोगों को जागरूक करिए। जैसा कि इस महामारी ने हमारे जौनपुर जिला को में भी विस्फोटक अंदाज से अपना प्रसार शुरू कर दिया है, तो आप लोग जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। यही एक आइए चलते हैं, अब सफलता की एक कदम की ओर आगे बढ़ते हैं। और पठन पाठन की क्रिया जो कि हम आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो या जो विषय वस्तु दे रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक संबंधी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB, KVS, PRT इत्यादि परीक्षाओं में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं। आज अपने सुविधानुसार चैप्टर 3 बांटे हैं, जिसका नाम है मनोशिक्षा मनोविज्ञान। हम मनोविज्ञान की शाखाएं आपको बताए थे, तो मनोविज्ञान की यह प्रथम शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान। आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान कहते किसे हैं और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान को अगर दो शब्दों में तोड़ेंगे तो यह होगा शिक्षा और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के विषय में हम आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है या मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो मनोविज्ञान मतलब व्यवहार का अध्ययन करना। किसका व्यवहार? मनुष्य या प्राणी का व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। और शिक्षा का, आइए शिक्षा का मतलब बताते हैं आपको। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई है। किससे? संस्कृत के शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई है शिक्ष, और जिसका अर्थ होता है सीखना। यह तो संस्कृत की भाषा में हो गया। शिक्षा जो है अंग्रेजी के एडुकेटम के समानार्थी शब्द से उत्पत्ति हुई है। अगर इसे एडुकेटम को हम दो शब्दों में तोड़ते हैं, इसका ई कर देंगे और इसको डीको। ई का मतलब होता है से और डीको का अर्थ होता है बाहर। अर्थात हम कह सकते हैं अंतर्निहित शक्तियों को या अपने आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करना शिक्षा कहलाता है। ये अंग्रेजी के एडुकेटम शब्द का अर्थ होता है आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप में प्रकट करना। आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति के रूप में परिवर्तित करना। यह दो शब्दों से हो गया। तीसरा एक शब्द है उपनिषद में जो लिखा गया है। शिक्षा का अर्थ उसमें बताया उपनिषद में। किसमें? उपनिषद में, जिसमें कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये। यह कहाँ लिखा गया है? उपनिषद में लिखा गया है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जिससे हमें मुक्ति मिलती है। क्या? जिससे हमें मुक्ति मिलती हो वह शिक्षा कहलाता है। तो यह शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीखना। और दूसरा है शिक्षा एडुकेटम के समानार्थी शब्द से लिया गया है। अगर एडुकेटम को दो शब्दों में तोड़ेंगे तो ई धन ड्यूको, मतलब ई का अर्थ होता है से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना।
अर्थात आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों के रूप में परिवर्तन करना ही शिक्षा कहलाता है। तीसरा एक पॉइंट है उपनिषद। उपनिषद में लिखा गया है सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात जिससे हमें मुक्ति मिलती है वही शिक्षा कहलाती है या वही विद्या कहलाती है। जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिए। यह शिक्षा का अर्थ होता है, कुछ विज्ञानों ने या मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा का मतलब बताया है। जैसे महान मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक जो मनोविज्ञान के जनक प्लेटो के शिष्य अरस्तु जो थे वो कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। कौन? अरस्तु जी कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। प्लेटो के शिष्य जो अरस्तु थे, इनका एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है जो परीक्षा में पूछा भी गया है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह किसने कहा है? यह अरस्तु ने कहा है। और दूसरे एक हैं महात्मा गांधी, जो कि इनके अनुसार क्या है शिक्षा? महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने कहा है शिक्षा का अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर मस्तिष्क आत्मा के सर्वांगीण या सर्वोत्तम विकास से है। शिक्षा का अभिप्राय महात्मा गांधी ने क्या कहा है? शिक्षा का अभिप्राय मनुष्य या बालक के शरीर मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये कौन कहा है? महात्मा गांधी जी ने किया है। और उनका स्टेटमेंट था, एक मनोवैज्ञानिक है फ्रावेल, का क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने कहा है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य शक्तियों में परिवर्तित करता है। ये किसने कहा है? फ्रावेल ने कहा है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से जिसके द्वारा बालक अपने अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य शक्तियों में बदलता है। यह किसने कहा है? फ्रावेल ने कहा है शक्तियों में बदलता है। अर्थात हमारे अंदर, फ्रावेल के अनुसार हमारे अंदर जो शक्ति होती है या जो गुण अवगुण होते हैं, जो कला होती है, एक विशेष कला होती है, वह बाहर निकालना। जैसे एक संगीतकार होता है, वह अपने सिंगिंग को, अपने सॉन्ग को बाहर निकाल के लोगों को सुनाता है। या एक डांस वाला होता है, जैसे अपने डांसिंग एक्टिंग को बाहर निकालता है। तो इनके अनुसार हमारे अंदर जो गुण अवगुण हैं उसको बाहर निकालना ही शिक्षा है। कौन कहता है? फ्रावेल कहते हैं। तो ये शिक्षा का अर्थ हम लोग समझ लिए हैं। आइए अब समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। हम आपको मनोविज्ञान का अर्थ बता दिए और शिक्षा का भी अर्थ आपने समझ लिया विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा।
जब इन दोनों शब्दों को या इन दोनों परिभाषाओं को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्या? जब शिक्षा को मनोविज्ञान के साथ जोड़ दिया जाता है और वही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है, या कह सकते हैं मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन करना। किसका व्यवहार करना? प्राणियों के, पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। और शिक्षा का जोड़ देंगे इसमें, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। किसके परिमार्जन के लिए? व्यवहार के परिमार्जन के लिए, परिमार्जन या इसे मार्जन भी कर सकते हैं। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह पहला स्टेटमेंट है, या आप इसे पॉइंट नंबर 1 कह सकते हैं कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारे अंदर जो ज्ञान या गुण हैं या जो व्यवहार है हमारे अंदर, उसमें और वृद्धि करना, शिक्षा के माध्यम से उसमें और वृद्धि करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं या देख सकते हैं कि मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्या? मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग, नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किसमें? जब शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो या जो पढ़ाने का मेथड और तरीका है आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आपको परीक्षा देने में यह सहायक होगा। तो 2 स्टेटमेंट हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट है कि व्यक्तिगत भिन्नता को, जैसे बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने कहा है या हम खुद अपने व्यवहारिक जीवन में उस पर हम अमल करके देख सकते हैं, दुनिया का प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से भिन्न होता है। दुनिया का प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से भिन्न होता है और उनके व्यक्तिगत भिन्नता को, उनकी रुचियों को, उनके गुणों को, उनकी क्षमता को पहचान कर उनको शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। या तो कह सकते हैं बहुत समय पहले जब भारत में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी तो उस समय बालकों के गुण अवगुण या व्यक्तिगत भिन्नता या रुचि को जानकर उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। बालक उस समय शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, जैसा शिक्षक चाहता था वैसे ही शिक्षा देता था। बालक को समय में आए या न आए उससे कोई मतलब नहीं रहता था, तो उसे शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहा जाता था। लेकिन आज के समय में बालक के व्यवहार का, उसके रुचियों का, गुण अवगुण इत्यादि का अध्ययन करने के पश्चात जो शिक्षा दिया जाता है उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। जैसा कि पूरे विश्व की जननी, शिक्षा की जननी भारत को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा का शुरुआत भारत में हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे और देशों में विस्तार इसका हुआ।
और इसलिए शिक्षा का जनक या जननी भारत ही माना जाता है, जो कि आज खुद और दूसरे देश कितने शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे चले गए हैं। कोई कोई तो 99% शिक्षा के क्षेत्र में, कोई 98% है, लेकिन आज भारत अपना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। यह हम और आप लोग जागरूक होंगे तभी इसके प्रतिशत को हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। तब जब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी तो व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती थी, सबको एक समान शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब जो शिक्षा का नियम चल रहा है या शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है, वह व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखते हुए शिक्षा दिया जाता है। तो इससे कह सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता रुचियों के अनुसार शिक्षा देना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि सबसे पहले हम शिक्षा किसे कहते हैं उसे जानते हैं, फिर मनोविज्ञान किसे कहते हैं उसे जानते हैं, फिर जब इन दोनों को जोड़कर अध्ययन करते हैं तो वही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आज के समय में बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें प्रत्येक बालक की रुचियों के अनुसार उसे शिक्षा दी जाती है। आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास शुरू होता है, एक मनोवैज्ञानिक है कॉलसेनिक और दूसरे मनोवैज्ञानिक है स्किनर, बीएफ स्किनर, जो कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत से स्किनर नाम के मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में या पाठ्यक्रम में जो मनोविज्ञान है वह है बीएफ स्किनर। कौन है दोस्तों? बीएफ स्किनर, चार्ल्स स्किनर हैं, विलियम्स स्किनर हैं, बीएफ स्किनर हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वह बीएफ स्किनर है। कहीं परीक्षा में पूछ दिया गया कि हमारे सिलेबस में कौन से स्किनर है, तो वह सिर्फ विलियम्स स्किनर है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कॉलसेनिक का स्टेटमेंट क्या है। जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कॉलसेनिक थे, उन्होंने क्या कहा है? कौन थे? कॉलसेनिक। कॉलसेनिक ने कहा है, पहले तो आइए शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास देख लेते हैं। अब आइए समझ लेते हैं इतिहास किसे कहते हैं। बहुत से लोग इतिहास बहुत से समझ पढ़ रहे होंगे तो इसका शाब्दिक मीनिंग या अर्थ जानते होंगे। इतिहास उसे कहते हैं आज के प्रकाश में अतीत को देखना ही इतिहास कहा जाता है। क्या होता है? आज के प्रकाश में अतीत को देखना इतिहास कहा जाता है। इसका साधारण से अर्थ है कि आज के समय में जो अपना भूतकाल बीत गया है उसको याद करना या उसको पढ़ना इतिहास कहा जाता है। तो इसके इतिहास में सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक आते हैं कॉलसेनिक। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वहां से होती है, यूनानी दार्शनिकों से मानते हैं। कहां से? शिक्षा मनोविज्ञान कॉलसेनिक कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति
ईसा के 5वीं सदी से पूर्व यूनानी दार्शनिकों से होती है। किससे? ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों से मानते हैं। किससे? यूनानी दार्शनिकों से मानते हैं। कौसेनिक कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है वह 5वीं सदी ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिकों से होती है। एक इसका स्टेटमेंट है कौसेनिक का, जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। दूसरा स्टेटमेंट लेकर आते हैं B.F. स्किनर। इनका फुल फॉर्म है फ्रेडरिक स्किनर। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक प्लेटो का शिष्य अरस्तु को मानते हैं, और सही भी है कहीं कहीं तो देखा जाए, क्योंकि इनके जो परिभाषा है, जो शिक्षण अध्ययन जो इनकी पद्धति है, बहुत से मनोवैज्ञानिक यही मानते हैं। इनके जो कौन था, जो प्लेटो दार्शनिक था, उनका जो शिष्य था अरस्तु, इसकी एक अध्ययन पद्धति थी। क्या थी? इसकी एक अध्ययन पद्धति थी। तो इसके आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी अध्ययन पद्धति थी क्या थी, और B.F. स्किनर क्यों मानते हैं इसको। तो जो इनकी अध्ययन पद्धति थी वह थी अलग अलग शिक्षा। क्या? अलग अलग शिक्षा। और दूसरी इनकी पद्धति थी अलग अलग विधियों के द्वारा शिक्षा। अलग अलग विधियों के द्वारा शिक्षा देना। और तीसरी जो इनकी पद्धति थी वह थी स्वतंत्र या मुक्त शिक्षा। स्वतंत्र या मुक्त शिक्षा। तो यह अरस्तु की अध्ययन पद्धति थी। जरा सोचिए आप, इस अध्ययन पद्धति को और कहीं देखे हैं? हाँ, इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग मनोविज्ञान में किया गया है। या इनका कहना है कि जब दुनिया में एक प्राणी, दो प्राणी एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनको एक प्रकार शिक्षा या एक विधि से शिक्षा क्यों दी जाए। ये कौन कहते थे? अरस्तु कहते थे। इनका कहना था कि दुनिया के प्रत्येक प्राणी को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए और अलग अलग विधियों से उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, और शिक्षा उन्हें स्वतंत्र और मुक्त देना चाहिए। ये 3 स्टेटमेंट थे अरस्तु के, या इनकी अध्ययन पद्धति थी। इन अध्ययन पद्धति को B.F. स्किनर मानते हैं कि हाँ यह सही है, इसलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। कौन मानता है? B.F. स्किनर मानते हैं। और मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान यह कहता है कि हमें प्रत्येक बालक के उसके रुचियों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके उसे शिक्षा देनी चाहिए। यह मनोविज्ञान का नियम या सिद्धांत कहता है। ये 2 मनोवैज्ञानिक के स्टेटमेंट हो गए। अब तीसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से हुई है। किसकी? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, या नोट्स करना चाहते हो तो नोट्स कर लें। इसके आगे आपको हम पढ़ाते हैं। एक तीसरे
व्यक्ति थे रूसो, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इनका कहना है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति आम जनता में निहित होती है। क्या? दुनिया की सर्वोच्च शक्ति आम जनता में निहित होती है, और यह बात सत्य भी है। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। रूसो आखिर प्रकृतिवादी विचारधारा थी क्या इनकी? बहुत से मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनोशिक्षा मनोविज्ञान का जन्म रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से हुई है। और प्रकृतिवादी इनकी विचारधारा क्या थी? रूसो कहते थे कि प्रकृति बालक का विकास तब होता है जब प्रकृति और बालक के बीच अंतर संबंध होता है। बालक का विकास होता है, अंतर संबंध होता है, बालक का विकास या क्रिया प्रतिक्रिया होती है। रूसो कहता है कि बालक का विकास कब होता है? जब बालक का विकास तब होता है जब प्रकृति और बालक के बीच अंतरक्रिया होती है, क्रियाकलाप होते हैं। बालक या मनुष्य प्रकृति के प्रति उत्तरदायी होता है, और प्रकृति जो है तो मनुष्य के प्रति उत्तरदायी होता है। इन दोनों के बीच अंतर संबंध के बाद ही बालक का विकास होता है। यही थी रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। तथा इनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी है। इनका स्टेटमेंट है कि बालक को प्रकृति में खुला छोड़ देना चाहिए। प्रकृति की